सब सेक्शन जी जी 1 जनवरी 1909 इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन द एक 21 मार्च 1908 जी 21 मार्च 1908 मथे मथे टॉप ते लिखल होंदो ना It was enacted on the 21st March 1908 and enforced on 1st January 1909. अच्छा, अब इसमें क्या है कि सीपीसी और लिमिटेशन की जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है दोनों की सेम है, 1 जनवरी 1909। तो दो लिमिटेशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये है कि आप अपनी याददाश्त के लिए याद रख सकते हो कि दोनों की डेट सेम है, 1 जनवरी 1909। तो अगर ये सवाल आ जाए तो आपने 1 जनवरी 1909 सही कर, सही है। सेक्शन पोर्शन हम क्लियर कर चुके हैं। यो हाँ, लेजिस्लेचर जी मर्जी है। तो स्टार्ट कयूं था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है सेक्शंस पोर्शन क्लियर किए थे, और सेक्शंस पोर्शन का जो पार्ट है वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर 6 से। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉ गेट के अंदर ऑर्डर 1, ऑर्डर 9, ऑर्डर 6, 7, 8, 9, फिर ऑर्डर 39, फिर ऑर्डर 41 और 43 इसका पोर्शन है। अब जो हमारे पास ऑर्डर्स का पोर्शन है, ऑर्डर्स के पोर्शन से 10 सवाल आते हैं। 10 सवाल आते हैं आपके कहाँ से, सेक्शंस पोर्शन से, और 10 सवाल आपके आते हैं कहाँ से, ऑर्डर्स के पोर्शन से। अब लास्ट टाइम प्रीवियस लॉ गेट के अंदर 2 बार, एक जो हमारी मार्च के अंदर टेस्ट हुई इसमें, एक जो जनवरी के अंदर टेस्ट हुई इसमें, 2 बार 3-3 सवाल आए जो कि एक्सेप्ट की सूरत में आए। एक्सेप्ट की सूरत में किस तरीके से, एक आता है सेक्शन 47 से, एक आता है सेक्शन 75 सीपीसी अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन से। अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस में उसने आपसे ये नहीं पूछा कि कमीशंस कहाँ कहाँ अपॉइंट होगी। लास्ट टाइम उसने ये पूछा कि कमीशन कहाँ अपॉइंट नहीं होगी। तो उसने ऑप्शन ये दिया कि जो है टू एडजस्ट अकाउंट, या फिर जो है टू मेक अ पार्टीशन, या फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ने टिक वो किया जो कि उसका रॉन्ग आंसर था, लेकिन स्टूडेंट ने ये देखा कि भाई जब एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट होती है तब कमीशन अपॉइंट होती है, तो उन्होंने उस पर टिक कर दिया। किसी ने पार्टीशन पर टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सवाल आपका बेस करता था कॉमन सेंस पे। वो सवाल क्या पूछ रहा था आपसे कि कमीशन कहाँ अपॉइंट नहीं होती। अगर आप उसको थोड़ा गौर फिक्र से पढ़ते तो उसका सही जवाब क्या था, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कमीशन अपॉइंट होती तो है, लेकिन एज पर सीआरपीसी होती है। एज पर सीआरपीसी 513 सेक्शन जो सीआरपीसी का है, वहाँ जाके कमीशन अपॉइंट होता है, लेकिन उसका सीपीसी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि कमीशन इशू होती है। इशू मतलब कि कमीशन जो है कोर्ट डिक्लेयर करती है कि भाई हम कमीशन अपॉइंट करते हैं, हम कमीशन में इस बंदे को इशू करते हैं कि भाई आप जाके वहाँ पर एडजस्ट करें अकाउंट को। जी, अपॉइंट होना चाहिए। इशू भी वर्ड आ सकता है, अपॉइंट भी आ सकता है, दोनों की आर्डर की सूरत में होता है। जब कोर्ट ऑर्डर करेगी कमीशन का, तो कोर्ट जो है ऑर्डर पास करेगी, तो उसको हम कहेंगे डेट कोर्ट इशूड कमीशन। सही है। और अपॉइंट वर्ड किसके लिए यूज़ होता है कि कोर्ट ने अपॉइंट किसको किया। आया कि एडवोकेट जो है आकिब को किया, आया कि आप एडवोकेट हैं आपको किया, या फिर जो है नाजिम बैठा हुआ था नाजिम को किया। कोर्ट जिस शख्स को अपॉइंट करेगी उसके लिए वर्ड अपॉइंट यूज़ होगा। जब कमीशन इशू की जाएगी, ऑर्डर पास करेगी, तो उसके लिए वर्ड इशू वर्ड यूज़ किया जाएगा। नाजिर जो कोर्ट में होता है, नाजिर। जी जी, ठीक है।
तो एक्सेप्ट के सवाल भी आते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये भी पूछ लिया गया कि द अपील डज नॉट अपील लाई एक्सेप्ट, कि अपील किन किन सूरतों में लाई नहीं करेगी। क्या कंप्रोमाइज़ डिग्री में अपील लाई नहीं करेगी, क्या कॉन्सेंट डिग्री में अपील लाई नहीं करेगी। ये जब तक आपने सेक्शन 96 नहीं पढ़ा होगा तब तक आप इसका जवाब नहीं दे सकते। सही है, तो कोशिश करें कि वर्ड्स पर फोकस करें, कोशिश करें जो बैरक की वर्डिंग है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम जो है ऑर्डर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्डर 1 भी हमने क्लियर कर दिया था कि पार्टीज़ टू द सूट के पार्टीज़ टू द सूट यानी कि कौन कौन पार्टी बन सकता है, प्लेंटिफ कौन होगा, डिफेंडेंट कौन होगा। डायरेक्ट 6 आ गया इस वजह से, क्योंकि ऑर्डर 1 लॉ गेट का हिस्सा है, उसके बाद डायरेक्ट ऑर्डर 6 लॉ गेट का हिस्सा है, दूसरे नहीं है सिलेबस। ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 7 है, ऑर्डर 8 है, ऑर्डर 9 है, 4 है। फिर उसके बाद ऑर्डर 39 है, फिर उसके बाद ऑर्डर 41 43 है, वो भी इसी में, वो भी हमने आज इधर ही कवर करना है। उसके बाद अब जब हम ऑर्डर 6 पढ़ते हैं तो ऑर्डर 6 क्या कहता है, प्लीडिंग जर्नली। अब यहाँ पर ये ऑर्डर 6 रूल 1, अब वो आपसे सवाल यूँ पूछेगा एज पर O6R1। अब O का मतलब क्या है, ऑर्डर, R का मतलब क्या है, रूल 1। प्लेंट या प्लीडिंग शल इंक्लूड डैश। प्लीडिंग का मतलब क्या है, प्लीडिंग का मतलब ये है कि जो आप प्लेंट जमा करवाते हैं कोर्ट के अंदर, जो आप रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाते हैं कोर्ट के अंदर, यानी कि प्लीडिंग के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गई, प्लीडिंग के अंदर आपकी प्लेंट भी आ गई। तो अगर आप जो है सिर्फ ऑप्शंस के अंदर आता है प्लेंट जी, और जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है जवाब दावा, अगर आपने उसके जवाबों के अंदर एक प्लेंट लिखा है, एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, एक लिखा है बोथ ए एंड बी, तो आपने इसका आंसर करना है बोथ ए एंड बी। अगर आपने सिर्फ प्लेंट पे टिक किया तो भी गलत हो जाएगा, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट पे क्लिक किया तो भी गलत हो जाएगा, दोनों प्लीडिंग में आ जाएगा। उसके बाद रूल 2 क्या कहता है, प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस। प्लीडिंग के अंदर आप जो है कंसाइज फॉर्म में क्या लिखेंगे, प्लीडिंग शल कंटेंट। अब यहाँ पर शल का वर्ड आ गया, मे का वर्ड नहीं आया, क्योंकि ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है कि आपने प्लीडिंग के अंदर ये चीज़ें लाजमी लिखनी है। कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन कौन सी बात लिखनी है, सिर्फ स्टेटमेंट कंसाइज फॉर्म में लिखना है, मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं, हकायक लिखने हैं कि आपका क्या इशू है, आप कोर्ट में क्यों आए हैं, कोर्ट में कौन सा रिलीफ मांगने आए। एविडेंस की बात नहीं लिखनी है आपको। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं कि एविडेंस चलेगा, एविडेंस में आप इसका क्रॉस भी कीजिएगा इसका, क्योंकि हम यहाँ पर एविडेंस की तो बात कर ही नहीं रहे, हम यहाँ पर प्लेंट की बात कर रहे हैं। तो प्लेंट के अंदर क्या चीज़ आएगी, प्लेंट के अंदर सिंपल ये आएगा कि आपका मसला क्या है, आप जो है कोर्ट में कौन सा रिलीफ मांगने आए हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। अब ये जो अपेंडिक्स ए का आप पूछ रहे थे, ये यहाँ पर अपेंडिक्स ए यहाँ पर लिखा है, तो आपको लॉ गेट में सवाल इस पर ऑर्डर 6 रूल 3 आएगा। अपेंडिक्स ए जो आपकी सीपीसी का हिस्सा है, अपेंडिक्स ए, वहाँ से सवाल नहीं आ सकता। अगर वहाँ से सवाल आता डेट मीन्स के लॉ गेट HEC जो है आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन कर रही है। अब सवाल क्या आएगा, सवाल ये आएगा एज पर ऑर्डर 6 रूल 3 फॉर्म ऑफ प्लीडिंग द फॉर्म ऑफ डैश व्हेन एप्लीकेबल। अब यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स सी, अपेंडिक्स डी। ये सवाल 2 बार आ चुका है लॉ गेट में, और सारी बार स्टूडेंट्स ने इस पर तुक्का लगाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस वर्ड पर फोकस नहीं किया, और अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये हमने पढ़ा ही नहीं है। भाई रूल 3 में साफ लिखा है अपेंडिक्स ए, कि अपेंडिक्स ए में जो फॉर्म है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। एंड वेयर दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर नियर बाय मे बी और शल बी यूज्ड ऑल प्लीडिंग्स, तो वो फिर प्लीडिंग दूसरी प्लीडिंग्स के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद रूल 4 क्या कहता है, पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। पर्टिकुलर्स टू बी गिवन, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आप जो है प्लीडिंग के साथ और भी अपेंडिक्स देंगे। अभी अपेंडिक्स ए क्या है, अपेंडिक्स ए के अंदर अगर आप खोलेंगे इसको तो मैं आपको मज़ीद क्लियर इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपको जहन में रहे, और आप जो है लॉ गेट के अंदर ये सवाल आएगा। ये सवाल अक्टूबर में भी आया था, जून में भी आया था, मार्च में भी आया था। इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। इसके अंदर अपेंडिक्स ए में ये लिखा हुआ है, जब आप अपनी प्लेंट जमा करवाते हैं, अब प्लेंट आपने जमा करवाई, मसला है आपकी ज़मीन का और उस पर किसी ने कब्ज़ा कर दिया है, तो अपेंडिक्स ए ये कहता है कि आपने प्लेंट के साथ, प्लेंट के बैक साइड पे एज एविडेंस या फिर जो है अपेंडिक्स ए की तर्ज में आपने क्या करना है, अपने ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ भी लगानी है।
अगर उस ज़मीन पर झगड़ा हुआ है, लोगों ने आकर उस पर कब्ज़ा किया, तो लोग जो आए हैं उसकी अगर पिक्चर्स हैं तो वो भी आपने लगानी है। सही है, तो ये है अपेंडिक्स ए। उसके बाद सीक्वेंस में क्या, बस उसके प्लेन के बैक साइड पे लगता है एनेक्सर। जी जी, एनेक्सर्स तो हम लगाते हैं हाई कोर्ट की प्लीडिंग में। जी जी, इसी तरीके से मैं फर्स्ट टाइम पे जब मैं प्रेजेंट हुआ था सीनियर सिविल जज के पास, तो मैं भी इसी तरीके से एनेक्सर ए, एनेक्सर बी, एनेक्सर सी और अपेंडिक्स का वो पूरा चार्ट बना के गया था। तो उसमें फिर जज साहब ने कहा कि यू आर स्टैंडिंग इन लोअर कोर्ट, यू आर नॉट स्टैंडिंग इन द हाई कोर्ट। तो इसमें ये है कि जो कोर्ट की प्रैक्टिस है हमने उस हिसाब से चलना पड़ता है। उसके बाद फर्दर द बेटर स्टेटमेंट नॉट पर्टिकुलर्स। अब ये जो रूल 5 है, रूल 5 बड़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्दर और बेटर स्टेटमेंट नेचर क्लेम और डिफेंस द फर्दर और बेटर पर्टिकुलर्स मैटर स्टेटेड एंड द प्लीडिंग मे इन ऑल केसेस बी ऑर्डर्ड अपॉन सच टर्म्स कोस्ट और अदरवाइज एज मे बी जस्ट। कह रहा है कि अगर आपने बेटर स्टेटमेंट देनी है तो आप बेटर स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। बेटर स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जब आप जो है क्या कर रहे हैं, प्लेंट दे रहे हैं और प्लेंट के साथ अगर आप कह रहे हैं कि मेरी बेटर स्टेटमेंट की भी ज़रूरत है। बेटर स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे कोई बात रह गई है, कोई आपका वकुआ रह गया है, तो आप उसमें अगर ऐड करवाना चाह रहे हैं बेटर स्टेटमेंट, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद रूल 8 क्या कहता है, डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अलेज्ड इन एनी प्लीडिंग द बेयर डिनाइल ऑफ द सेम अपोजिट पार्टी शैल बी कंस्ट्रूड ओनली एज द डिनाइल ऑफ फैक्ट। जहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो डिनाई कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट से? अगर अपोजिट पार्टी क्या कर रही है, अपोजिट पार्टी हल्का सा भी डिनाई कर रही है किसी तरीके से, मतलब कि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर किसी एक बात का भी जवाब जो है वो दे रही है डिनाई की सूरत में, तो हम उसको कंस्टिट्यूट करेंगे, हम उसको अपने जहन में इस तरीके से प्रिज्यूम करेंगे कि उसने सबका ही डिनाई किया है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी स्टेटेड। इफ़ेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी स्टेटेड का मतलब क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। वेयर एवर द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स आर मटेरियल इट शैल बी सफिशिएंट इन एनी प्लीडिंग स्टेट द इफेक्ट ब्रीफली एज पॉसिबल विदाउट सेटिंग आउट द होल अनलेस द प्रिसाइज वर्ड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पार्ट देयर ऑफ आर मटेरियल। जब तक वो, अगर वो मटेरियल का हिस्सा है, यानी कि अगर वो आपकी प्लेन का हिस्सा बनता है, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अलेज करने हैं। उसके बाद रूल 3, ये कुछ रूल्स में छुड़वाता जा रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, जो इंपॉर्टेंट है वही हम क्लियर कर रहे हैं। रूल 13 क्या कहता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। नाइदर पार्टी नीड एनी प्लीडिंग अलेज्ड एनी मैटर ऑफ फैक्ट विच लॉ प्रिज्यूम्स फेवर बर्डन ऑफ प्रूफ अनलेस सफिशेंटली डिनाई। जब तक कोई शख्स डिनाई नहीं करता तब तक उस पर 12 सबूत होगा, वो साबित करेगा कि जो है ये एक्ट मैंने नहीं किया, या फिर जो है ये प्रॉपर्टी उसकी है या नहीं है। सही है, मिसाल के तौर पे अगर हम इसको QSO से जोड़ें, प्लेंट के अंदर मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस पर इन लोगों ने कब्ज़ा किया है, तो कानून शहादत ऑर्डर ये कहता है कि इस पर बर्डन ऑफ प्रूफ साबित भी मैं ही करूँगा। क्या साबित करूँगा, कैसे साबित करूँगा? उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसको दिखाऊँगा? कोर्ट को दिखाऊँगा। ठीक है, जो लोग मेरे प्रॉपर्टी का हिस्सा बने थे, मिसाल के तौर पे विटनेसेस बने थे जब मैं प्रॉपर्टी ख़रीद रहा था, तो उनको भी मैं लेके आऊँगा। सही, तो साबित कौन करेगा? साबित मैं करूँगा। जो लोग डिनाई कर रहे हैं वो लोग साबित नहीं करेंगे। बाकी इसके जो डिटेल्ड लेक्चर हैं वो मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूँगा। उसके बाद आ जाता है आपका वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग यूँ समझें कि जिसकी वजह से अक्सर वकला हजरात अपनी आखिरत ख़राब करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग ये है कि जब भी प्लीडिंग होगी, जब भी प्लेंट आएगी, जब भी रिटर्न स्टेटमेंट आएगी, प्लेंट के अंदर सच्ची झूठी बात जो भी लिखी है वकील साहब वेरीफाइड करेंगे, वेरिफिकेशन देंगे कि ये बात सच्ची है, ये बात झूठी है। झूठी तो कहते ही नहीं, ये बात हरगिज़ सच्ची है। किस तरीके से सच्ची है कि वो ये कहते हैं कि भाई इसके अंदर अगर ये कह रहा है, दावा कर रहा है कि 6 मुरब्बा ज़मीन या जो आपकी 6 एकड़ ज़मीन है या 10 एकड़ ज़मीन है, क्लेम जो कर रहा है वो सही क्लेम कर रहा है, और मैं कसम देता हूँ कि हलफ देता हूँ कि हाँ भाई ये सही क्लेम कर रहा है, ये ज़मीन उसकी है। तो ये मतलब जो आप कह सकते हैं कि
आखिरत ख़राब करने का एक जो है टोकन है। इसमें वकालतनामा जो होता है, वकालतनामा भी एक किस्म का होता है, ठीक है, वेरिफिकेशन होती है। उसके अलावा वेरिफिकेशन जो है पार्टी भी देती है, एफिडेविट देती है। एफिडेविट आपने वर्ड सुना होगा, जी जी, इसमें पार्टी का जिक्र है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय लॉ ऑफ टाइमिंग इन फोर्स। अब ये जो वर्ड है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आ सकता है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब ये है कि अगर किसी और कानून में कोई और बात लिखी है तो आपने उसको फॉलो करना है, अदरवाइज आपने इसको ही फॉलो करना है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन रूल 16 और 17, 16 और 17। इसकी एप्लीकेशन बड़ी आप देखेंगे जब आप प्रैक्टिस के अंदर आएंगे। स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग, 6-16 की एप्लीकेशन कब दी जाती है कि जब आप क्या कर रहे हैं, प्लीडिंग को स्ट्राइक आउट करवा रहे हैं। प्लीडिंग को स्ट्राइक आउट किस तरीके से करवाएंगे? मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसकी बीवी ने ये क्लेम किया कि शख्स मुझे मारता पीटता है, इस शख्स के जो है औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, तो वो जो एडवर्स पार्टी है जिसके खिलाफ, जिस हस्बैंड के खिलाफ वो क्लेम कर रही है, वो क्या करेगा, वो डिनाई करेगा इस चीज़ से और प्लीडिंग को स्ट्राइक आउट करवाएगा कि ये मुझ पर झूठे एलिगेशंस लगवा रही है, काइंडली इसको स्ट्राइक आउट करवाएं। द कोर्ट में एट एनी स्टेज, क्या आ गया? द कोर्ट में एट एनी स्टेज। मे का वर्ड कहाँ कहाँ पर है ये आपने याद रखना है, शल का वर्ड कहाँ कहाँ पर है। मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑर्डर टू बी स्टक आउट एंड अमेंड एनी मैटर in any pleading which may be unnecessary or secondarious or which may tend or prejudice, embarrasses or delay the fair trial of the suit। कह रहा है कि द कोर्ट में एट एन स्टेज, कोर्ट किसी भी स्टेज पर, कोर्ट खुद से तो करेगी नहीं, जाहिर सी बात है, एडवर्स पार्टी उसको मजबूर करेगी, एडवर्स पार्टी उसको कन्विंस करेगी कोर्ट को, तब जाके कोर्ट जो है क्या करेगी, कोर्ट किसी भी स्टेज पर ऑर्डर कर सकती है स्टक आउट का या फिर अमेंडेड का, किसी भी मैटर पे प्लीडिंग के। उसके बाद रूल 17 क्या कहता है? अमेंडमेंट इन प्लीडिंग। 6-17 की एप्लीकेशन आप बहुत मूव करते हैं। 6-17 की एप्लीकेशन कब मूव करते हैं? जब आप अपने प्रेयर के अंदर कोई ऐसी बात लिखते हैं जो आपने लिखनी थी लेकिन लिख नहीं पाए। आपकी प्रेयर के अंदर 3 क्लासेस थे, आपने चौथा भी लिखना था। प्लेंट दायर करने के बाद आप 6 ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन देते हैं। कह रहा है कि द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अलो आइदर पार्टी टू अटर और अमेंड, क्या कर सकती है? अटर कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है, मतलब मिटा भी सकती है, कम भी कर सकती है, और अमेंड करके उस पर ऐड भी कर सकती है। नहीं नहीं, लिमिटेशन नहीं है। His pleading in such manner as on the such terms as may be just and all amendments shall be made। अब यहाँ पर मे का वर्ड भी है, शल का वर्ड भी है। जहाँ जहाँ पर मे का वर्ड है, शल का वर्ड है, वो उसको आप हाईलाइट करते रहें ताकि आप जब लॉ गेट में बैठे तो आपके जहन में हो कि मे कहाँ था, शल कहाँ था। उसके बाद रूल 18 इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिटेशन की बात कर रहा है। इफ़ द पार्टी हु हैज़ ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर ऑफ लीव टू अमेंड डज नॉट अमेंड, यानी कि आपने कोर्ट से अमेंडमेंट की इजाज़त ली और आपने अमेंड नहीं किया विद इन द टाइम लिमिटेड फॉर दैट पर्पस ऑफ द ऑर्डर, इफ़ नो टाइम इज़ देयर बाय लिमिटेड देन विद इन 14 days फॉर द डेट ऑफ ऑर्डर, यानी कि जब ऑर्डर पास हो गया फिर उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, आपने उसको अमेंड करना ही करना है। फिर आ जाता है ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 क्या बात करता है? ऑर्डर 7 बात करता है प्लेंट की, कि प्लेंट के अंदर आप क्या क्या लिखेंगे। ऑर्डर 7 रूल 1। अब सवाल ऐसा आएगा, ऑर्डर एज पर ऑर्डर 7 रूल 1 सब क्लास जी। अब स्टूडेंट कहेंगे कि इतना डिटेल, अब भाई सब क्लास जी आप पढ़ेंगे तो आप उसको जवाब भी दे जाएंगे। देखें, एक बर्ड आई व्यू होता है। जब हम लॉ गेट के सिलेबस को बर्ड आई व्यू, डेट मीन्स के हमने अपनी नज़रों से एक बार भी गुजार लिया होगा, तो वही वर्ड्स जब लॉ गेट में हमारे सामने आएंगे तो हम उसको जवाब दे जाएंगे। ठीक है। जी क्या कह रहा था? रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स। अब यहाँ पर वो प्लेंटिफ को हटा के वो ऑप्शन देगा प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। सही है। द नेम ऑफ द कोर्ट। अब जब आप प्लेंट जमा करवाते हैं, प्लेंट के अंदर क्या क्या होता है? प्लेंट, जब आपने अगर अपनी लाइफ में कोई एक प्लेंट पढ़ी हो तो उसके अंदर नेम ऑफ द कोर्ट भी होगा, सूट आप किस कोर्ट में दे रहे हैं, इन द कोर्ट ऑफ फला फला, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज शहदादपुर लिखेंगे आप। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ द पार्टीज, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ आपका नाम लिखेंगे, प्लेंटिफ का फादर नेम, रेजिडेंस लिखेंगे। उसके बाद द नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस, रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट एज कैन बी असरटेन्ड। उसके बाद वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज़ अ माइनर
अनसाउंड माइंड द स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट, यानी कि अगर कोई प्लेंटिफ माइनर है, अगर कोई प्लेंटिफ अनसाउंड माइंड है, तो फिर क्या होगा, उसके गार्डियन की स्टेटमेंट, गार्डियन की क्या स्टेटमेंट कि वो अनसाउंड माइंड है या माइनर है। अगर अनसाउंड माइंड है तो उसके साथ उसकी रिसिप्ट आएगी कि भाई ये अनसाउंड माइंड है, डॉक्टर की रिसिप्ट आ जाएगी। द फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग द काज ऑफ एक्शन एंड वेयर इट अक्रोज, कि काज ऑफ एक्शन कब पैदा हुआ। अब ये काज ऑफ एक्शन क्या है? काज ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मैं मिस्टर आकिब से करता हूँ एक मुआहदा, और मैं इसको कहता हूँ कि मैं आज तारीख़ है 21 जून 2024, आपसे मैं 10 लाख रुपए ले रहा हूँ, ये आपको मैं क्रॉस चेक दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि बिना क्रॉस चेक के किसी को उधार पैसे देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसने, मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, क्रॉस पैसे मैंने इससे उधार लिए 10 लाख रुपए, और क्रॉस चेक इसको दे दिया अगस्त के फर्स्ट वीक का, 2 अगस्त 2024 का। अब जून गुजर रहा है, जुलाई के 25 तारीख को मैं इसको कहता हूँ कि मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, आपने जो करना है कर लो। तो क्या काज ऑफ एक्शन पैदा हो गया? नहीं हुआ। चाहे मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं दूंगा ही नहीं आपको, लेकिन काज ऑफ एक्शन तब पैदा होगा कि जब वो तारीख गुजर जाए जो तारीख चेक के अंदर लिखी है। चेक के अंदर लिखी है 2 अगस्त, तो जब तक 2 अगस्त नहीं गुजरेगी तब तक ये सूट, समरी सूट फाइल नहीं कर सकता। अगर इसने एफआईआर करवानी है तो एफआईआर करवाने के लिए जाहिर सी बात है, जो एफआईआर करवाने जाएगा तो जो है पुलिस स्टेशन वाले भी यही कहेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप उस पर चेक का मेमो तो लगवाएं, ठीक है। तो डेट पर, उस डेट पर, पर्टिकुलर डेट पर ये क्या करेगा, बैंक जाएगा, मेमोज़ लगवाएगा, उसके बाद ये एफआईआर करवाएगा, क्रिमिनल ट्रायल में जाएगा, सिविल ट्रायल में जाता है, समरी सूट करेगा। तो काज ऑफ एक्शन अक्रू होने के बाद द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स, क्या क्या रिलीफ जो है प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है, प्लेंटिफ क्या क्या मांग रहा है कोर्ट से कि मुझे ये चीज़ें दिलवाई जाएँ। Where the plaintiff is allowed set off, relinquishes the portion of the claim, the amount so allowed or relinquishes the statement of the value of subject matter। अब क्या कह रहा है कि सेट ऑफ का मतलब क्या है? सेट ऑफ का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मैं इस पे समरी सूट फाइल करता हूँ कि इसने मेरे 20 लाख रुपए खाए हों। अब ये डिफेंडेंट क्या करता है? डिफेंडेंट सेट ऑफ करता है, यानी कि रिटन स्टेटमेंट के अंदर एक जो है अलग से पैरा डिफाइन करता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने 20 लाख रुपए मुबारक को देने हैं, लेकिन मुबारक ने भी मेरे 25 लाख रुपए देना है, और वो 25 लाख भी इसी सूट का हिस्सा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सेट ऑफ, जो ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर आगे चल के हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है मनी सूट। मनी सूट के बारे में ऑर्डर 37 है, लेकिन यहाँ पर मनी सूट के बारे में कुछ और भी हमें बता रहा है। रूल 2 क्या कह रहा है? वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम्ड, के प्लेंटिफ जब रिकवरी ऑफ मनी का सूट दाखिल करेगा तो प्रिसाइज अमाउंट लिखेगा। प्रिसाइज अमाउंट का मतलब क्या, कि मैं अगर इस पर लिखता हूँ कि मेरे इस पर 10 लाख रुपए बनते हैं, तो 10 लाख रुपए के अंदर जितने सिफर आते हैं मैंने उतने ही लिखने। अगर एक ऊपर नीचे कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखें जब हम प्लेंट बना के फ़ाइल कर रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट फ़ाइल कर रहे हैं, तो उसमें किसी किस्म की भी कोई मिस्टेक की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज़ द सूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब सब्जेक्ट मैटर ही सूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा है, यानी कि हम कोई जगह का कोई केस फाइल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे इस प्रॉपर्टी का मैं कोई केस फाइल कर रहा हूँ जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। वेयर द सब्जेक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी द प्लेंट शैल कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इट, तो आप क्या करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखेंगे कि ये प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएट करती है, ये प्रॉपर्टी कहाँ लोकेट करती है, और इस प्रॉपर्टी की एराज़ी कितनी है, XYZ। उसके बाद रूल 4 क्या कहता है? वेयर प्लेंटिफ सूज एज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव मीन्स, अब ये आकिब है, इसके वालिद साहब हैं, वो कोर्ट में आ जा नहीं सकते ड्यूटी की वजह से, या कोई और रीज़न भी हो सकता है, आउट ऑफ सिटी रहते हैं, तो ये उसका क्या है? रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अगर ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर रहा है, वेयर द प्लेंटिफ सूज अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द प्लेंटिफ शैल शो नॉट ओनली डेट he has actual existing interest of the subject matter but that to taken steps necessary to enable the institute suit concerning it। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि फिर ये जाहिर करेगा कि मेरा कोई पर्सनल इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरे वालिद साहब की है और मैं यहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेटिव, एज अ रिप्रेजेंटेटिव आया हूँ। उसके बाद डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट और लायबिलिटी टू बी शोन,
रूल 5 कहता है कि डिफेंडेंट भी अपना इंटरेस्ट शो करेगा कि डिफेंडेंट किस हद तक इंटरेस्टेड है इस सूट के अंदर और उसका क्या वाकई में कोई क्लेम बनता है नहीं बनता। उसके बाद रूल 6 कह रहा है कि ग्राउंड ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ वेयर द सूट इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड। अच्छा, अगर आपने सूट फाइल किया लिमिटेशन से आउट जाकर, एक केस था तो उसमें लिमिटेशन थी 3 साल, अब 3 साल पूरे हो गए तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सेक्शन 5 की हेल्प लेंगे, जाहिर सी बात है लिमिटेशन एक्ट की, किसी तरीके से हमें एग्जेम्पशन मिल जाए। लेकिन अगर वो भी नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड लिमिटेशन द प्लेंट शैल शो द ग्राउंड विच द एग्जेम्पशन फ्रॉम सच लॉ इज क्लेम्ड, कि आप ग्राउंड शो करें कि आप किस वजह से कोर्ट में डिले आए हैं। अब देखें, मेरा हक मारा गया है, अगर मैंने इसके 10 लाख रुपए खाए हैं तो ये क्या करेगा, इसको नींद नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, ये फ़ौरन ही कोर्ट में जाएगा। अब ये 3 साल बैठा हुआ है, सोया हुआ है, तो 3 साल बाद जब ये कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट पहला सवाल इससे करेगी कि 3 साल कहाँ थे आप। इस वजह से हमें लॉ ऑफ लिमिटेशन मिल गया। लॉ ऑफ लिमिटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और प्रैक्टिस के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि खैर वो फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है रूल 8 रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड वेयर द प्लेंटिफ सीक्स रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट क्लेम काज ऑफ एक्शन फाउंडेड अपॉन सेपरेट और डिस्टिंक्ट ग्राउंड दे शैल बी स्टेटेड एज फार एज मे बी सेपरेट और डिस्टिंक्टली, कि अगर सेपरेट ग्राउंड्स हैं तो सेपरेटली बताएं, अगर कंसाइजली हैं, अगर जॉइंटली हैं तो फिर जॉइंटली बताएं। पेंसिल 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 ठीक है। उसके बाद यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है रूल 10 रूल 11 711 710 आपने सुना होगा। 710 क्या है, रिटर्न ऑफ प्लेंट, कि प्लेंट आपको रिटर्न कब की जाएगी। द प्लेंट शल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट टू बी रिटर्न, यानी कि एट एनी स्टेज ऑफ द सूट के किसी भी स्टेज पर क्या किया जा सकता है, उसको रिटर्न किया जा सकता है। कोड इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। उसके बाद ऑन रिटर्निंग द प्लेंट द जज शल इंडोर्स डेट ऑफ प्रेजेंटेशन रिटर्न द नेम ऑफ द पार्टी द ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस। देखें, जब आपको कोर्ट क्या करेगी, प्लेंट को रिटर्न करेगी कि आपकी प्लेंट जो है यहाँ पर मेंटेनेबल नहीं है, तो आपको रीजंस बताएगी कि किस वजह से मेंटेनेबल नहीं है। अच्छा, रिटर्न ऑफ प्लेंट में और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में फ़र्क है। रिटर्न ऑफ प्लेंट अगर हुई तो रिटर्न ऑफ प्लेंट का जो रीजंस हुए उसको आप प्रॉपर्ली करेक्ट करके भी दोबारा दे सकते हैं, लेकिन अगर रिजेक्ट हो गई तो फिर दोबारा सेम कोर्ट में नहीं दे सकते, क्योंकि उसके 4 ग्राउंड्स हैं। वो 4 ग्राउंड्स आपने रट्टा लगा लें, याद कर लें, जिस तरीके से सेक्शन 75 के 4 जो है ऑप्शंस थे, 4 इंग्रेडिएंट्स थे ABCD, वो भी आपने रट्टे लगाने हैं। और यहाँ पर भी 711 के भी 4 जो ऑप्शंस हैं जो आपके ABCD हैं, ये भी आप रट्टा लगा लें, क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, प्लेंट किन किन सूरतों में रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज द काज ऑफ एक्शन, सबसे पहले उसने बताया ही नहीं कि काज ऑफ एक्शन क्या था, वजह क्या थी। वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड एंड प्लेटिफ बीइंग रिक्वायर्ड कोर्ट करेक्ट वैल्यूएशन विद इन द टाइम फिक्स्ड फेल्स टू डू सो, के अंडर वैल्यूड सूट है। अंडर वैल्यूड सूट किस तरीके से, सीनियर सिविल जज की जो लिमिटेशन है वो 10 लाख से लेके अनलिमिटेड है शिदातपुर के अंदर। आपने क्या किया, आपने अंडर वैल्यूड सूट इस पे एडमिट करवाया और बाद में इसको करेक्ट भी नहीं किया एज़ पर सूट वैल्यूएशन एक्ट 1888। जब आपने उसको करेक्ट भी नहीं किया तो बाद में क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाएगी। 3 क्या कहते हैं, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपर्ली वैल्यूड, प्रॉपर्ली वैल्यूड तो है बट द प्लेंट इज रिटर्न अपॉन पेपर अनसफिशिएंट स्टैम्प्ड। अनसफिशिएंट स्टैम्प्ड पर आप क्या कर रहे हैं, आप उसको क्लेम कर रहे हैं, आप उसको जो है कोर्ट में एडमिट करवा रहे हैं। उसके बाद द सूट अपीयर्स दैट इट इज़ बार्ड बाय एनी लॉ। अब बार्ड बाय एनी लॉ का क्या मतलब है, सेक्शन 10 CPC, सेक्शन 10 CPC क्या कहता है, स्टे ऑफ सूट, कि जब एक मुकदमा पहले से चल रहा है तो उसी काज ऑफ एक्शन पर सेम पार्टी सेम लिटिगेंट्स दूसरा मुकदमा नहीं कर सकती, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गई। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, कि अगर एक मुकदमा ऑलरेडी चल रहा था और उसका डिसीजन आ चुका है तो आप दूसरा मुकदमा सेम काज ऑफ एक्शन पर नहीं कर सकते। और इवन दो आप क्या नहीं कर सकते, आप जो है उस पर जो सेम लिटिगेंट्स हैं वो कहीं और भी सूट एडमिट नहीं करवा सकते।
तो अगर एडवर्स पार्टी क्या करती है, एडवर्स पार्टी डिक्री ले आती है कि भाई फलां कोर्ट ने हमारे हक में डिक्री पास की थी इस साल में, तो रेस जुडिकाटा में क्या होगा, 711 में वो आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब क्या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, नहीं होंगे? प्रैक्टिकल अगर एस्पेक्ट से बात की जाए, क्योंकि कल कला को मुझे पता है, मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लॉ गेट क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि जो अभी आपकी सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि आज मेरे ख्याल से 21 है, बाकी बचे आपके पास कितने, 8 दिन बचे हैं। तो 8 दिन में भी इसी तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे। उसके बाद आप जाहिर सी बात है प्रैक्टिस में आएंगे। तो प्रैक्टिस में जब आप आएंगे तो क्या आपके जहन में सवाल आएगा, हमने लॉ गेट में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट तो पढ़ा था, लेकिन क्या उस पर आर्गूमेंट्स होंगे या नहीं होंगे? तो डेफिनेटली उस पर आर्गूमेंट्स होंगे। कोर्ट को दोनों पार्टीज़ कन्विंस करेंगी कि आया कि इस प्लेंट को रिजेक्ट करना चाहिए या इस प्लेंट को एडमिट करना चाहिए। सही है? तो ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर आपने जो वर्ड्स याद रखने हैं, एक आ गया काज ऑफ एक्शन, एक आ गया अंडर वैल्यूड, क्योंकि आप जाहिर सी बात है सारी स्टेटमेंट्स याद नहीं रख सकते, तो इसके जो की वर्ड्स हैं वो याद रख लें। फिर उसके बाद आ गया तीसरा अनसफिशिएंट स्टैम्प, चौथा आ गया बार्ड बाय एनी लॉ। सही है? उसके बाद प्रोसीजर ऑफ रिजेक्ट, प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट, क्या प्रोसीजर होगा किसी भी प्लेंट को रिजेक्ट करने का? वेयर द प्लेंट इज रिजेक्टेड द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू डेट इफेक्ट विद द रीजंस फॉर सच ऑर्डर, यानी कि जज क्या करेगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पर भी ऑर्डर पास करेगा और उस ऑर्डर के रीजंस भी बताएगा कि किस वजह से वो रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप फिर अपील में चले जाएंगे। When rejection of plaint does not preclude presentation of fresh plaint, the rejection of plaint of any grounds mentioned shall not its own force preclude the plaintiff from presiding the fresh plaint in respect of the same cause of action, documents relied on the plaint। कह रहा है कि अगर आप चाहें तो जिस दिन आपकी प्लेंट रिजेक्ट होने वाली है, अगर उसके जो मटेरियल्स हैं अगर आप उसको करेक्ट कर लें तो आप जज को कन्विंस करके भी क्या कर सकते हैं, उसको एडमिट करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 15 स्टेटमेंट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट प्लेंटिव्स पोजेशन ऑफ पावर। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप खुला का केस फाइल कर रहे हैं, किसका केस फाइल कर रहे हैं, खुला का केस फाइल कर रहे हैं। अब खुला का केस के अंदर होता ये है कि जो आपकी क्लाइंट है, लेडी है, उसके पास निकाहनामा ही नहीं है, जो मेन वजह थी खुला फ़ाइल करने की, उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या खुला फ़ाइल होगा? हो सकता है, होगा, बिल्कुल होगा और एडमिट भी होगा। उसके एक पैरा के अंदर, प्लेंट के एक पैरा के अंदर आपने ये लिखना है दैट द निकाहनामा इज़ इन द पोजेशन ऑफ एडवर्स पार्टी, और उसके ऊपर आपने एफिडेविट देना है, कसमनामे का पेज बनेगा कि वो जो निकाहनामा है वो भी एडवर्स पार्टी के पास है। और इसके अलावा और क्या सबूत देंगे आप? उसके अलावा ये सबूत एनआईसी देंगे, एनआईसी के अंदर उसके हस्बैंड का नाम लिखा होगा, और सपोज़ कि एनआईसी भी नहीं है, एनआईसी भी उसके शौहर के पास है, उसके पास औरत के पास कुछ भी नहीं है, तो आप जो डॉक्यूमेंट्स उसके अलेज करवाएंगे एनेक्सर ए के तहत जो डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं कोर्ट में, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप लिखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स एडवर्स पार्टी के पास हैं। उस सूरत में आपका खुला का केस एडमिट हो जाएगा। सही है? उसके बाद 19 क्या कहता है, एड्रेस टू बी फाइल्ड विथ प्लेंट। अच्छा, जब आप क्या करते हैं, जब आप प्लेंट दायर करते हैं तो एडवर्स पार्टी यानी जो डिफेंडेंट है या डिफेंडेंट्स हैं, तो डिफेंडेंट्स के जो प्रॉपर एड्रेसेस हैं वो भी आपने प्लेंट के अंदर ही लिखना है। अगर आप गलत एड्रेस लिखेंगे तो बाद में उनको प्रॉपरली जो है तामीली सर्व नहीं करेगा, उनको नोटिस इशू नहीं होंगे, और ये फिर बाद में वो 12(2) में जा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ फिर फ्रॉड हुआ है। रूल 20 क्या कहता है, नेचर ऑफ एड्रेस टू बी फाइल्ड, एन एड्रेस ऑफ सर्विस फाइल्ड अंडर द प्रिसाइडिंग रूल शल बी विद इन, अब शल बी का वर्ड आ गया, ठीक है, शल बी विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन सच सूट
पिटिशन इज़ फाइल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन सच पार्टी ऑर्डिनरी रिजाइड्स, यानी कि जहाँ पर पार्टी रहती है आपने केस भी वहीं करना है, एडवर्स पार्टी जहाँ रहती है आपने सूट भी वहीं एडमिट करना है। अच्छा, 24 की एप्लीकेबिलिटी भी होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर 7 रूल 24 की एप्लीकेशन। ऑर्डर 7 रूल 24 चेंज ऑफ एड्रेस। एडवर्स पार्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सिविल ट्रायल अपनी रेजिडेंस चेंज कर रही है, तो फिर क्या होगा? द पार्टी हु डिज़ायर्स टू चेंज द एड्रेस फॉर सर्विस गिवन बाय हिम शल फाइल वेरीफाइड पिटिशन। वो क्या करेगी? वेरीफाइड पिटिशन देगी। एंड द कोर्ट में डायरेक्ट अमेंडमेंट रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली नोटिस टू सच पिटिशन शल बी गिवन अदर पार्टीज टू द सूट एंड द कोर्ट में डीम fit necessary to inform and may be either served upon the pleader for such parties to send them registered post। यानी वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे कि हमारा एड्रेस अब ये था और अब ये हो चुका है, और फिर कोर्ट क्या करेगा? उनको प्रॉपर्ली उस जगह पर नोटिस सर्व करेगा। अच्छा, जब आप प्लेंट दायर करते हैं तो प्लेंट के साथ आप लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी देते हैं। मेरा पर्सनल एक केस था, उसमें मैंने जब प्लेंट खुद बनाने के बाद उसके अंदर जो मैंने काज ऑफ एक्शन लिखे, काज ऑफ एक्शन लिखने के बाद जो प्रेयर क्लास थी, प्रेयर क्लास लिखी। प्रेयर क्लास लिखने के बाद फिर एक मैंने पेज पे लिखा लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं ऑर्डर 7 रूल 26। लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्यों दी जाती है? लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव देने की वजह क्या है कि मैंने अपना सूट एडमिट करा दिया। सूट एडमिट कराने के बाद 1 महीने बाद मेरी डेथ हो गई। अब उस केस को कौन देखेगा? तो उस केस में अपने केस में मैंने अपने वालिद साहब, अपने भाई को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया। क्यों? क्योंकि ना तो मेरी औलाद है ना तो मेरी वाइफ है जो मैं उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाऊँ। सही है। तो मैंने अपने एक ब्रदर को और एक अपने फादर को जो है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट में नॉमिनेट कर दिया कि इन सच केस के अगर मैं चाहूँ तो बाद में इनको जो है मेरे मरने के बाद ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, अगर फॉर सपोज मैं चाहता हूँ कि अभी इसी सिचुएशन में मैं कोर्ट में ना जाऊँ और मेरी जगह पे मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में जाए, तो फिर क्या ये एप्लीकेबल होगा? नहीं। उसके लिए फिर क्या करना होगा? उसके लिए फिर पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा। सही है। उसके बाद अच्छा, लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लेंटिफ इन एवरी सूट द नेचर रेफर्ड इन रूल 3 ऑर्डर 22 द प्लेंट अकम्प्लाइड स्टेटमेंट गिवन। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके अंदर आपने लिखना है कि भाई मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा और वो मेरा क्या लगता है और वो कहाँ का रेजिडेंस है। उसके बाद आता है रूल 8 रिटर्न स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ। रिटर्न स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ के बारे में क्या बताया गया है? जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट हम कहते हैं जवाब दावा। द डिफेंडेंट जो है कितने दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट जमा करेगा, ये भी सवाल आपसे आ सकता है। फिर आप ये सोचेंगे कि ये तो लिमिटेशन का सवाल है। नहीं, ये लिमिटेशन का सवाल नहीं है, ये ऑर्डर 8 रूल 1 का ही सवाल है जिसके अंदर 30 डेज़ लिखा हुआ है कि जो जवाब दावा है वो 30 दिन के अंदर फाइल होगा। कितने दिन के अंदर फाइल होगा? विद इन 30 डेज़। उसके बाद रूल 2 न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिक डिनाइल। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर 30 दिन गुजर गए तो फिर उसको मौका दिया जाएगा, फिर उसको मौका गुजर गया फिर और भी मौका दिया जाएगा। सही है। न्यू आफ्टर सर्विंग ऑफ नोटिस न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिक डिनाइल प्लीडेड। अच्छा, अगर जो आपका डिफेंडेंट है वो अगर नए फैक्ट्स, नए हकीकत लेके आना चाहता है, नई बात कोई लिखना चाहता है तो वो भी उसमें लिख सकता है। उसके बाद रूल 5 क्या कहता है? रूल 5 कहता है स्पेसिफिक डिनाइल। अगर डिफेंडेंट चाहे तो स्पेसिफिक डिनाइल भी कर सकता है और कंप्लीटली डिनाइल भी कर सकता है। न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस। रूल 8 क्या कहता है? रूल 8 ये बात करता है कि क्या कोई नए ग्राउंड पर, सॉरी इम्पोर्टेंट रूल 6 था। रूल 6 क्या कहता है कि रिटर्न स्टेटमेंट के साथ आप सेट ऑफ भी कर सकते हैं। सेट ऑफ का क्या मतलब है? सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या फ़र्क है? ये सवाल जुडिशरी के अंदर आया था कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। सेट ऑफ अलग चीज़ है, काउंटर क्लेम अलग चीज़ है, लेकिन अक्सर लोग इनको मिक्सअप कर देते हैं। सेट ऑफ क्या है कि
मैं कहता हूँ कि आकिब ने मैंने 20 लाख रुपए देने हैं, आकिब कहता है कि इस वजह से मैंने इसके 20 लाख रोके हुए हैं क्योंकि इसने भी मेरे 15 लाख रुपए देने हैं, सही है। अब ये जो 15 लाख वाला और 20 लाख वाला मामला, ये एक ही सूट का हिस्सा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ। लेकिन अगर एक मिसाल है कि मैं कहता हूँ कि आकिब ने मेरे 20 लाख देने हैं, आकिब कहता है कि वो इस वजह से मैंने इसके 20 लाख नहीं दिए क्योंकि एक और मुकदमा भी चल रहा है और उस मुकदमे में ये शख्स मेरा कर्जी है, इस शख्स ने मेरे जो है 25 लाख रुपए देने हैं, तो वो एक अलग मुकदमा हो गया, वो उसको हम कहेंगे काउंटर क्लेम। अगर आपका सूट से हट के कोई और क्लेम है दैट इज़ कॉल्ड काउंटर क्लेम, सूट के अंदर ही कोई क्लेम है तो दैट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ। अच्छा, वेयर द सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, जहाँ पर रिकवरी ऑफ मनी आएगी, डिफेंडेंट्स क्लेम द सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स डिमांड्स एनी असर्टेन्ड सम ऑफ मनी। तो जो डिफेंडेंट है वो क्या कर सकता है, वो कोई और जो है सेट ऑफ भी कर सकता है कि मेरे भी इसके इतनी तरफ पैसे हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, अब आपको पता है कि सेट ऑफ कि किस तरीके से होता है। उसके बाद आ जाएं आप रूल 11, 12 और 13। रूल 11 क्या कहता है, एड्रेसेस फॉर सर्विस के डिफेंडेंट जो है देखेगा कि आया कि एड्रेसेस ऑफ सर्विस सही है या गलत हैं। रूल 12 क्या कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू फाइल एड्रेस, अगर आपने सही प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं दिया तो उसके क्या नताइज हैं। उसके नताइज ये हैं कि वेयर द पार्टी फेल्स टू फाइल एड्रेस सर्विस प्रोवाइडेड प्रोसीडिंग लायबल टू हैव डिफेंस, तो उसका डिफेंस जो है वो स्टक आउट किया जा सकता है, वो अपनी दिफा सही से नहीं कर पाएगा। फिर जो आपका ऑर्डर 8 और रूल 13 की एप्लीकेशन है वो डिफेंडेंट भी देता है कि अगर मैं डिफेंडेंट मर गया तो मेरे बाद कौन इस केस को चलाएगा, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट कौन देता है, डिफेंडेंट भी दे सकता है। उसके बाद रूल 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल 9 क्या कहता है, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस का मतलब क्या है कि अगर पार्टी आ जाए तो क्या होगा, अगर पार्टीज़ में से एक पार्टी ना आए तो क्या होगा, अगर डिफेंडेंट आए और प्लेंटिफ ना आए तो क्या होगा। कई सूरतें हो सकती हैं। मेरी नज़र में कोर्ट एक भूल भुलैया है। कोर्ट के अंदर आप जो चीज़ सोच कर जाते हैं वो कभी भी नहीं होगा। अगर आप सोच के जाते हैं आज मैं केस जीतूंगा, पॉसिबल है कि आप जीत भी जाएं, पॉसिबल है आप नहीं भी जीतें। मिसाल के तौर पे आप गए फुल प्रिपरेशन करके, जज साहब छुट्टी पर हैं, क्या करेंगे, सही है। मिसाल के तौर पे आप प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी करके गए, एक पॉइंट आपकी रह गई, डिफेंडेंट ने या एडवर्स पार्टी ने, एडवर्स वकील ने वो पॉइंट नोट कर लिया, उस पर आपको रिलीफ नहीं मिला, तो कोर्ट एक भूल भुलैया है। कोर्ट के अंदर रिलीफ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन आपने प्रिपरेशन करके जानी है। रूल 1 क्या कहता है, पार्टीज़ टू अपीयर डे फिक्स्ड समन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर और आंसर। क्या सिविल सूट के अंदर, सिविल ट्रायल के अंदर जो लोग कहते हैं कि अगर कोर्ट का नोटिस हुआ, अगर हम नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैंने आपके ख़िलाफ़ सूट फाइल किया, आप नहीं आते, एक्स पार्टी हो जाएगा। एक्स पार्टी में भी आप नहीं आते, फिर क्या होगा, मेरे हक़ में फैसला आ जाएगा। हो सकता है मेरे हक़ में ना भी आए, एक्स पार्टी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे हक़ में ना भी आए। कोर्ट आपको कैसे बाउंड करेगी, आपके साथ क्या कर सकती है, आपको पहले नोटिस देगी, फिर नोटिस देगी, फिर पेस्टिंग करेगी, फिर जो है इश्तिहार होगे, उस पर न्यूज़पेपर पे आएगा, बस। अगर आपका फैमिली सूट है तो उसमें भी इस तरीके से होगा, नोटिस होगा, नोटिस होगा, पेस्टिंग होगी, पेस्टिंग के बाद जो है आपके न्यूज़पेपर पे नाम आएगा, न्यूज़पेपर के बाद नाम आने के बाद CNIC ब्लॉक किया जाएगा। अब CNIC ब्लॉक का प्रोविज़न लॉ में कहीं भी नहीं है, बट इट इज़ द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। CNIC ब्लॉक कर दिया गया आपका, अब ना तो आप कोई सिम खुलवा सकते हैं, ना तो आप कहीं जब फ़ॉरेन या फिर पाकिस्तान के अंदर कहीं आउट ऑफ प्रोविंस जाते हैं तो आप जो अपनी टिकट बुक करवाते हैं उसमें भी CNIC ब्लॉक है। अब तकलीफ़ आएगी आपको, फिर आप कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट। क्या सूट को डिसमिस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, अगर प्लेंटिफ ने कॉस्ट पे नहीं की तो उस सूरत में भी क्या किया जा सकता है, उस सूरत में भी जो है सूट को डिसमिस किया जा सकता है। वेयर नाइदर पार्टी अपीयर सूट टू बी डिसमिस, अगर दोनों पार्टीज़ नहीं आती तो कोर्ट ये समझेगी इन्होंने कोर्ट को मजाक समझा हुआ है, कोर्ट तब भी क्या कर सकती है, सूट को डिसमिस कर सकती है। प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट, द कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल। जब सूट डिसमिस हो गया, डिसमिस होने के बाद फिर क्या होगा, फ्रेश सूट भी दायर किया जा सकता है, या फिर
रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपको। रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन देंगे आप ऑर्डर 9 रूल 3 की, जिसको हम कहते हैं टू रिस्टोर द सूट, और आप रीज़न देते हैं कि आप कोर्ट में क्यों नहीं आए थे। सही है। उसके बाद रूल 5, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न अनसर्व्ड फेल 3 मंथ्स टू अप्लाई फ्रेश समन्स। अब यहाँ पर ये 3 मंथ्स का जो जिक्र है ये, और ऑर्डर 8 रूल 1 उसके अंदर 30 डेज़ का जिक्र है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। मैंने आपको बताया था कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की तो क्या आप डीबार हो गए? नहीं, आपको फिर भी मौका दिया जाएगा। ये मौका आपका चलेगा 3 महीने तक। जब 3 महीने मुकम्मल हो जाएंगे फिर क्या होगा, 3 महीने मुकम्मल होने के बाद आपको डीबार कर दिया जाएगा, फिर आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद रूल 6, प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स। अगर सिर्फ प्लेंटिफ आता है, वेयर द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर द सूट टू बी हेयरिंग, सूट हेयरिंग पर रखा जाएगा। एंड इफ इट्स प्रूव्ड दैट द समन्स वाज ड्यूली सर्व, द कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी। तो रूल 6 के तहत क्या होगा, प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा एक्स पार्टी के तहत, फिर उस पर एविडेंस भी चल सकता है। एंड इफ इट इज़ नॉट प्रूव्ड दैट द समन्स वाज ड्यूली सर्व, द कोर्ट शल डायरेक्ट सेकंड समन्स। तो फिर कोर्ट दोबारा समन्स इशू कर सकती है, नोटिस रिपीट कर सकती है। ठीक है। रूल 10 क्या कहता है, प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस वन और मोर सेवरल प्लेंटिफ। अगर एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं और एक आता है बाकी नहीं आते, वेयर दैट द मोर प्लेंटिफ्स देन वन और मोर ऑफ देन अपीयर एंड द अदर डू नॉट अपीयर, द कोर्ट में एट द इंस्टांस ऑफ द प्लेंटिफ्स अपीयरिंग परमिट द सूट प्रोसीड। यानी कि अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं और एक आता है बाकी नहीं आते तो भी कोर्ट प्रोसीड कर सकती है। सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री, रूल 9 ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन बड़ी दी जाती है सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री के। मिसाल के तौर पे एक्स पार्टी डिक्री हो गई, अब एक्स पार्टी डिक्री के बाद आप ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन देते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरी एब्सेंस में इन्होंने क्या किया है, मेरी एब्सेंस में डिक्री पास करवाई है और इन्होंने मुझे ड्यूली सर्व नोटिस सर्व नहीं किए थे। जब इन्होंने नोटिस ड्यूली सर्व नहीं किए थे तो फिर किस तरीके से आपने डिक्री पास कर दी? तो रूल 13 की आप एप्लीकेशन देते हैं। पानी पिया लो। उसके बाद ऑर्डर 39 क्या कहता है, ऑर्डर 39 कहता है टेम्परेरी इंजंक्शंस एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। टेम्परेरी इंजंक्शंस के लिए आप ऑर्डर 39 रूल 1-2 की एप्लीकेशन देते हैं। ऑर्डर 39 रूल 1-2 क्या कहता है, टेम्परेरी इंजंक्शंस क्या है, 15 डेज़ का भी हो सकता है, और जो है इसके अंदर टाइम लिमिटेशन है। इंटरिम इंजंक्शंस कितने दिन की हो सकती है, इंटरिम इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड डेज, इसकी लिमिटेशन कितनी है, ये सवाल लास्ट टाइम आया था। लास्ट टाइम सवाल ये आया कि इंटरिम इंजंक्शंस कितने टाइम पीरियड के लिए ग्रांट की जाएगी। आया कि इंटरिम इंजंक्शंस जो है वो 15 डेज़ के लिए ग्रांट की जाएगी, 30 डेज़ के लिए ग्रांट की जाएगी, या फिर टिल द पेंडेंसी ऑफ सूट ग्रांट की जाएगी। रूल 1 और 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। केसेस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड, कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पर टेम्परेरी इंजंक्शंस ग्रांट किए जा सकते हैं। वेयर इन एनी सूट इज प्रूव एफिडेविट that any property in dispute endangered to be vested, damages, alienation by the property of the suit, wrongfully sold, execution of the decree। जहाँ पर ख़तरा हो कि किसी ऐसी किस्म की प्रॉपर्टी है जो कि अलाइनेट की जा सकती है, वेस्ट की जा सकती है। वेस्ट किस तरीके से कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मेरी 2 एकड़ ज़मीन है जहाँ पर फ्रूट लगा हुआ है, तो खदशा है कि वो फ्रूट डैमेज हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मुझे खदशा है ये कंस्ट्रक्शन का काम करवाते करवाते कल कल आकर मुझ पर ही क्लेम ना कर बैठे, तो उस पर भी स्टे ग्रांट किया जा सकता है, या जिस तरीके से मैंने स्टे लिया था। ठीक है, तो वो भी क्या था, जो स्टे लिया जाता है ऑर्डर 39(1)(2) की एप्लीकेशन पे सेट असाइड किया जाता है, ऑर्डर पास होता है, तो वो उसके ग्राउंड्स ये होते हैं कि आप एफिडेविट भी देंगे और आप ये साबित करेंगे कि वो प्रॉपर्टी आपकी है, और कोर्ट डीपर एप्रीहेंशन में नहीं जाएगी, टेंटेटिव असेसमेंट लेगी। अब ये टेंटेटिव असेसमेंट का क्या मकसद है, यानी कि
अर्लीस्ट स्टेज पर ही कोर्ट देखेगी कि वाकई में ये प्रॉपर्टी इस शख्स की है या नहीं है। अगर इसकी प्रॉपर्टी है तो फिर कोर्ट आपको स्टे दे देगी। उसके बाद इंजंक्शन इंसर्ट एंड पिटिशन कंटिन्यूस ऑफ ब्रीच, इसके अंदर जो आपका रूल 2 है, इसका सब क्लास 2 का 2A, एन इंटरिम इंजंक्शन ऑफ रूल 39(1)(2) कैन बी ग्रांटेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। 15 दिन से ज़्यादा इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता। और उसके बाद रूल 3 क्या कहता है कि डिसओबीडियंस की आल्सो पर्सन डिटेन इन प्रिजन नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। अब कह रहा है कि अगर किसी ने डिसओबे किया स्टे होने के बाद भी, तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं मिल सकती। नो अटैचमेंट अंडर दिस रूल शल रिमेन इन फोर्स मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा आप जो है अटैच नहीं करवा सकते किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी सूट के अंदर। उसके बाद रूल 3 है बिफोर ग्रांटिंग इंजेक्शन कोर्ट में डायरेक्ट नोटिस टू अपोजिट पार्टी। ऐसे कभी भी नहीं होता कि मैं फर्स्ट हियरिंग पे जाके स्टे लेके आ जाऊँ। अपोजिट पार्टी को नोटिस होंगे, उस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स अच्छे तरीके से किए जाएंगे, दोनों पार्टीज़ को सुना जाएगा, फिर जाके स्टे ग्रांट किया जाएगा। रूल 4 क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज, वेरिड और सेट असाइड। रूल 4 के तहत क्या होगा कि हाई कोर्ट की जजमेंट है कि 3 महीने के अंदर अंदर लोअर कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर 39(1)(2) की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगी या फिर क्या करेगी, सेट असाइड करेगी। अब आपको स्टे नहीं मिला, फिर आपके पास क्या रेमेडी है? आप अपील में जा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इतना। अच्छा, एक सवाल लास्ट टाइम आया था ऑर्डर 43 से। ऑर्डर 43 से एक सवाल लाजमी आएगा, और अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ किसी इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में कि ये सवाल लाजमी आएगा, तो आप नोट कीजिएगा कि लॉ गेट के अंदर वो सवाल आएगा। ऑर्डर 43 के अंदर सिर्फ एक पेज है, अगर आपने ओपन किया हो तो। आगे आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, ये यहाँ पर। अब ऑर्डर 43 के अंदर जो आपका रूल 1 है, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, ये क्या बात करता है? एन अपील शल लाई फॉलोइंग ऑर्डर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 104, नेमली कि फ़ला ऑर्डर के ख़िलाफ़ आप अपील कर सकते हैं। अब ये सारे ऑर्डर्स जो हैं, ये आप देख लें इसको एक बार कि यहाँ से सवाल किया जा सकता है किस तरीके से। एन ऑर्डर अंडर रूल 10 ऑर्डर 7। फिर उसने लास्ट टाइम सवाल किया था कि एज पर ऑर्डर 43 रूल 1 सब क्लास डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू नेक्स्ट पेज पे होगा डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू का सवाल आया था। एन ऑर्डर अंडर रूल डैश ऑर्डर डैश ग्रांटिंग एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। अब आप ये बताएं कि यहाँ पर रूल 4 ऑर्डर 42 किस तरीके से आप याद रख सकते हैं? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप सारे के सारे ऑर्डर्स याद रखें। लेकिन डब्ल्यू का सवाल आ चुका है 2 बार, तो अभी हो सकता है डब्ल्यू का आया था, तो इस बार हो सकता है कहीं और से आ जाए, तो इसको एक बार आपने गो थ्रू लाजमी करना है। एच से आ सकता है, ठीक है। रूल 10 की कंप्लाइंस कब होती है? रूल 10, ठीक है। उसके अलावा रूल 72, 92 ऑफ ऑर्डर 21, फिर ऑर्डर 21 का ज़्यादा जिक्र है बीच के अंदर। तो ये सारे के सारे, और ये जो ऑर्डर्स हैं, जो ऑर्डर्स पास होते हैं, इनके ख़िलाफ़ अपील जब लाए करेगी सेक्शन 104 की, तो वो कब कब लाए करेगी, ये एक दफ़ा आपने इसको मेमोराइज़ कर लेना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आया था, डेट मीन्स कि अभी भी आएगा, एक सवाल आएगा। सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 49 पे अटके हुए होते हैं, हम सोचते हैं काश मैं वो एक सवाल कर लेता तो मेरे 50 आ जाते। ठीक है, या फिर आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हो सकता है आपके 79 आ जाए, आप कहेंगे काश वो एक सवाल आता 80 आ जाता है। सही है। तो इंसान फितरी तौर पे तो नाशुक्र है, अगर 79 भी आते हैं फिर भी कहता है कि 80-85 आता है। अच्छा, अब लॉ गेट में ये है कि आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक सवाल भी छोड़ना नहीं है। एक सवाल भी अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि अगर वो सवाल आप अपनी तरफ से तुक्का भी लगा लेते तो वो सवाल सही हो सकता था। प्रीवियस जो मेरा बैच था उसके अंदर 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 3 सवाल छोड़े और उनके 49 मार्क्स आए थे। 3 सवाल क्यों छोड़े? देर हो गई थी, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डेट मीन्स कि आपने सारे 100 के 100 सवाल करेक्ट करके आने हैं, चाहे आपको आते हैं चाहे आपको नहीं आते। पहले फेज़ में आपने वो सवाल क्लियर करने हैं जो आपको आते हैं, अच्छे से आते हैं, जिसका आपको पता है यही जवाब है। सेकंड फेज़ में आपने उनमें से, अगर आपको बी सी पर ऑप्शन है कि बी या सी है, तो जो आपको सही लगता है उस पर करें। फिर जब लास्ट फेज़ पे आप देखते हैं कि अभी आधा घंटा बचा है और 20 सवाल हैं और मुझे इसका एक का भी जवाब नहीं आता,
तो फिर आपने क्या करना है, सारों पे दुबके लगा के आ जाएं, बी सी जो आपको समझ में आता है। कभी कभी गैबी मदद भी होती है, कभी कभी गैबी मदद भी होती है। मैं जब लॉ गेट में बैठा था, यकीन करें कि मेरे साथ ये हुआ था कि 3 सवालों के अंदर मेरा जहन ये कह रहा था इसका जवाब बी है, लेकिन हाथ मेरा बी की तरफ जा रहा था। पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, ठीक है, तो हाथ मेरा बी की तरफ जा रहा था और वाकई में उसका बी सही था। तो वो कहते हैं मिरेकल्स डू हैपन्स। तो कभी कभी बड़ों की दुआएं भी लगती हैं। ऐसा होता भी है कि जो है आप जो है गलत कर रहे हो, लेकिन उसका सही जवाब की तरफ आपका पेन आपको लेके जा रहा, हाथ आपको लेके जा रहा, इसका सही जवाब ये है। तो अगर मिसाल के तौर पे लॉन्ग स्टेटमेंट के शुरू में आ जाए सवाल, तो आदमी स्टार्टिंग ही लास्ट से शुरू कर देता है। देखें, लॉन्ग स्टेटमेंट देने का मकसद ये है आपका वेस्टेज ऑफ टाइम। लॉन्ग स्टेटमेंट आएंगी मैक्सिमम 2 या 3, 2 तो लाजमी आएंगी कानून शहादत से, एक आ जाएगी आपकी पाकिस्तान पेनल कोड से। पाकिस्तान पेनल कोड से अगर आप लॉन्ग स्टेटमेंट के सवालों को तैयार करना चाहते हैं, आप पढ़ें थेफ्ट की इलस्ट्रेशन। थेफ्ट के अंदर तकरीबन कोई 15 से 20 इलस्ट्रेशन है, उसमें से एक सवाल आएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें इलस्ट्रेशंस या लॉन्ग स्टेटमेंट का अलग से कोई लेक्चर हो, तो मेरा एक 40 मिनट का लेक्चर बना हुआ है पीपीसी का इलस्ट्रेशंस का, और एक बना हुआ है 55 मिनट्स का लेक्चर, जो कि सिर्फ मैंने इलस्ट्रेशन लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चंस पर बनाया है कानून शहादत ऑर्डर पे। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। सही है, अब कोई सवाल है तो पूछ लें।